स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोफ्लेक्स। आई एम डॉक्टर आयशा। आज जो हम डिस्कस करेंगे अल्ट्रासाउंड थेरेपी में थेराप्यूटिक यूजेस के किस तरह से जो है वो हम किन किन चीज़ों कंडीशंस में अल्ट्रासाउंड को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है सॉफ्ट टिश्यू शॉर्टनिंग। अगर हमारे पास क्या है, सॉफ्ट टिश्यू की शॉर्टनिंग हुई है, ठीक है, वो स्टिफ हुआ हुआ है और इसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाती है, अक्सर रेंज ऑफ मोशन जो है वो कम हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम जो एग्जाम्पल है वो ले लेते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस की। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में क्या होता है कि जो हमारा जॉइंट कैप्सूल होता है शोल्डर जॉइंट का, ठीक है, वो टाइट हुआ होता है। अब वो टाइट किस तरह से होता है, उसकी बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। अक्सर ये ज़्यादातर डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनमें एडहेसिव कैप्सुलाइटिस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इसमें क्या है कि हमारे जो जॉइंट है उसमें इन्फ्लेमेशन हुई है कैप्सूल में, ठीक है, और उसकी वजह से जो हमारी रेंज ऑफ मोशन है वो कम है। अब इस पेशेंट में क्या होता है कि उसकी फ्लेक्शन, उसकी एबडक्शन और उसकी एक्सटर्नल रोटेशन जो है, ये तीन जो चीज़ें हैं, ये तीन जो मूवमेंट्स हैं वो उसकी लिमिटेड होती है। पेशेंट जो है अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसकी ये वाली मूवमेंट्स जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। और वो भी क्यों होती हैं, क्योंकि उसका जो कैप्सूल है उसमें इन्फ्लेमेशन हुई है और इस वजह से उसकी जो मूवमेंट्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो आपने उसमें क्या करना है, आपने जो है वो कंटिन्यूस मोड पे अल्ट्रासाउंड जो है उसको यूज़ करना है। अब आपने कंटिन्यूस मोड पे ही क्यों यूज, कंटिन्यूस मोड हमें पता है कि ये हमें क्या करता है, थर्मल इफेक्ट्स प्रोवाइड करता है कि ये हमें डीप टिश्यूज़ तक जो है वो हीट करता है। पर इसमें हम फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे, 1 मेगाहर्ट्ज़ लेंगे और इंटेंसिटी 1 से 2.5 तक होगी। अब वो 1 मेगाहर्ट्ज़ जो है हमें पता है कि ये क्या करती है, ये डीप टिश्यूज़ तक जाती है। तो इस तरह ये कैप्सूल तक जाएगी और कैप्सूल जो है उसकी जो है फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करेगी। अब इसमें क्या है कि एक तो हमारे पास थर्मल इफेक्ट्स तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन अकेली इलेक्ट्रोथेरेपी कभी भी किसी कंडीशन को पूरा ट्रीट नहीं कर सकती। हमें हमेशा इलेक्ट्रो प्लस मैनुअल जो है उसको कंबाइन करना पड़ता है। अब इसमें अगर हम साथ में अल्ट्रासाउंड तो अप्लाई करेंगे, ठीक है, उससे उसकी इन्फ्लेमेशन तो कम होगी, रेंज में इम्प्रूव होगी, लेकिन साथ में जो है अल्ट्रासाउंड के साथ साथ आप उसको क्या कराएंगे, स्ट्रेचिंग कराएंगे और इसके अलावा जो है मोबिलाइजेशन भी कराएंगे परमानेंट इफेक्ट्स के लिए। ये जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड है ये सिर्फ टेम्परेरी जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करा देगी, उसको सही कर देगी, लेकिन अगर आप परमानेंट चाहते हैं कि उसकी रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव हो तो परमानेंट इफेक्ट्स के लिए हमें इलेक्ट्रोथेरेपी प्लस मैनुअल थेरेपी जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी, स्ट्रेचिंग करानी पड़ेगी और साथ में जो है वो मोबिलाइजेशन कराएंगे। और मोबिलाइजेशन मैंने पहले भी आपको बताया था कि ग्रेड 3 में करानी है, जब आपने सॉफ्ट टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी जो है वो करानी है। ओके, नेक्स्ट हम इसका इफेक्ट देख लेते हैं कि ये जो है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में यूज़ होता है। कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी हुई है, मसल स्ट्रेन है, लिगामेंट स्ट्रेन है, ठीक है, और इसकी वजह से जो है वो हमारा जो मूवमेंट है वो कंप्लीट परफॉर्म नहीं होती, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है ना पल्स यूज़ करेंगे पल्स फॉर्म में, क्योंकि हमें जो है वो थर्मल इफेक्ट्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ जो है नॉन थर्मल इफेक्ट्स ही चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, पल्स मोड यूज़ करेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज़ तक की होगी, क्योंकि लिगामेंट्स और टेंडन्स वगैरह ये हमारे पास क्या होते हैं, डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं, डीपली प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल सुपरफिशियल स्किन के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते। तो इसमें हम फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज़ ही रखेंगे और जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 5 से 10 मिनट्स तक हो सकता है। नॉर्मली भी हम अल्ट्रासाउंड जो है उसको 5 मिनट्स तक ही अप्लाई करते हैं। ओके, और इसमें पल्स मोड में हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि 20% तक जो है वो वेव जाती है, बाकी जो 80% होता है वो रेस्टिंग पीरियड होता है। उसमें जो है अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स होती हैं वो ऑफ होती हैं। अल्ट्रासाउंड जो है उसके बाद ये जो हमारे पास है ना, ये मैकेनिकल इफेक्ट्स के थ्रू वर्क करता है। अब इसमें क्या होता है, मैकेनिकल इफेक्ट किस तरह से प्रोवाइड करता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मास सेल्स की डीग्रेनुलेशन कराता है, ठीक है, और उससे क्या होता है, हिस्टामिन रिलीज होते हैं और इसके अलावा जो है मैक्रोफेजेस जो है वो अपना वर्क परफॉर्म करते हैं और मैक्रोफेजेस की वजह से क्या होता है कि जो वो डेब्रिस वगैरह होता है उसको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। अब मैक्रोफेजेस से क्या होता है, मैक्रोफेजेस डेब्रिस को क्लियर करते हैं, उससे ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है वो स्पीड अप होता है, वो जो है वो इन्हेंस होता है, एफिशिएंटली जो है वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो होता है ना वो स्पीड अप हो जाता है, जल्दी से होता है, ताकि अगली जो स्टेज है वो जल्द आ सके और जो वूंड है या कोई भी इंजरी है वो जल्दी से जल्दी रिपेयर हो सके। अब फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे हमें जो है वो ये वाले इफेक्ट्स तो नहीं चाहिए, हमें नॉन थर्मल इफेक्ट्स जो है वो नहीं चाहिए, हमें तो थर्मल इफेक्ट्स चाहिए।
फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास पहले इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हुई हुई है और वहाँ पे हमें जो है ये वाले इफेक्ट्स नहीं चाहिए, हमें इन्फ्लेमेशन नहीं करवानी, तो हम क्या करेंगे, बर्साइटिस है फॉर एग्जांपल, टेंडिनाइटिस है जिसमें ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, वहाँ पे हमें क्या चाहिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स चाहिए। तब उसमें हम किस तरह से अल्ट्रासाउंड को अप्लाई करेंगे, उसमें हम जो है साथ में ड्रग डाल देंगे। जब हम अपनी वो जेल अप्लाई करते हैं ना, उसके ऊपर हम अल्ट्रासाउंड लगाते हैं, तो अब उस जेल के अंदर जो है हम ड्रग अप्लाई कर देंगे। अब उसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन हो सकता है, सैलिसाइलिक एसिड हो सकता है, जो हमारे पास क्या करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट शो करते हैं। तो हम ये वाली जो ड्रग्स हैं उसमें डाल के और ये फोनोफ्रेसिस का मेथड बन जाएगा और इसके थ्रू जो है वो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स के लिए। हम नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, स्कार में क्या है, हमारी जो एल्बो है उसकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। अब एल्बो की मूवमेंट जो है वो किसी भी वजह से रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो टेनिस एल्बो है, ठीक है। अब हमारे पास लैटरल एपिकंडाइल जो है उसकी टेंडरनेस हुई हुई है, उसकी वजह से जो एल्बो की मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है और उसकी वजह से जो हमारे एक्सटेंसर्स मसल्स हैं एल्बो आर्म के, फोर आर्म के जो एक्सटेंसर मसल्स हैं वो भी जो है वो वीक हुए हैं और इसके अलावा हमारी जो रिस्ट की फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो है वो भी लिमिटेड है, रिस्ट की जो मूवमेंट्स हैं, रेंजेस हैं वो भी लिमिटेड हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम जो है वो इसको अल्ट्रासाउंड को अप्लाई करेंगे कंटिन्यूस मोड के ऊपर। वो क्या करेगा, वो जो भी हमारा वो स्कार बना हुआ है वहाँ पे, तो उसको जो है वो ब्रेक करने में हेल्प आउट करेगा और इस तरह से हमारे जो स्कार है उसको ब्रेक करेगा। इसके अलावा हम इसके अल्ट्रासाउंड के साथ साथ उस पर मसाज भी अप्लाई कर सकते हैं और मसाज के अलावा आप इसमें स्ट्रेचिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है ना, जब भी रेंज ऑफ मोशन कम होगी तो कभी भी जो एक अल्ट्रासाउंड है या कोई भी ऐसी इलेक्ट्रोथेरेपी है उससे अकेले से काम नहीं बनेगा, उससे जो है वो पूरी कंडीशन जो है परमानेंटली ठीक नहीं होगी। तो हमें हमेशा जो है कोई मैनुअल जो थेरेपी है उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसमें स्ट्रेचिंग हो गया, मसाज हो गया या फिर मोबिलाइजेशन जो है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इससे जो है जो एल्बो की रिस्ट्रिक्शन है और उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। उसकी जो फ्लेक्स है पेन रिलीफ में क्या है, हम अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक्यूट पेन है, एक्यूट पेन में हम क्या करेंगे, पल्स मोड को यूज़ करेंगे और कंटिन्यूस मोड जो है वो उसको अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो है वो थर्मल इफेक्ट्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ नॉन थर्मल इफेक्ट चाहिए, हमें मैकेनिकल इफेक्ट चाहिए। मैकेनिकल इफेक्ट जो है वो क्या करेगा, वो हमारे पास जो पहले भी सारा ये प्रोसेस बताया है कि वो कस्टिक स्ट्रीमिंग के थ्रू जो हमारे पास आयंस वगैरह कुमुलेट हुए हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और नर्व एंडिंग्स जो हमारी इरिटेट करें जिसकी वजह से हमें पेन हो रहा है, तो उन सबको जाके वॉश आउट कर देगा और हमारी जो पेनफुल सेंसेशन है, हमें जो पेन की सेंसेशन फील हो रही है वो कम हो जाएगी। अब इसके अलावा एक और मैकेनिज्म भी होता है जो पेन रिलीफ को जो है ना पेन को रिलीव कराता है। फॉर एग्जांपल हमारी जो नर्व एंडिंग्स हैं, जो हमारे स्टिमुलस जो है वो ब्रेन तक लेके जाती हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होता है सोडियम पोटाशियम पंप। ये क्या करती है, सोडियम पोटाशियम पंप की जो एक्टिविटी है उसको कम कर देती है। जब वो स्टिमुलस जो सेंसरी स्टिमुलस है पेन का, जब वो एक्टिविटी पंप की कम हो जाएगी, सोडियम की डिपोलराइजेशन ही नहीं होगी, तो वो जो हमारे स्टिमुलस है वो ब्रेन तक नहीं जाएगा और हमें जो पेन है वो फील ही नहीं होगा। तो इसको ब्लॉक करने से भी जो है वो पेन की सेंसेशन कम हो जाती है। इसके अलावा जब हम पल्स मोड यूज़ करते हैं तभी, और इसके अलावा फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, अब क्रोनिक पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है, कोई भी सीरियस कंडीशन है, फॉर एग्जांपल पेनफुल आर्ट सिंड्रोम है, तब हम क्या करेंगे, तब हम कंटिन्यूस मोड यूज़ करेंगे क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, अब हमें थर्मल इफेक्ट चाहिए और क्योंकि पेन अब हमारे पास वर्स है। अब इसमें क्या होगा कि ब्लड फ्लो जो है, जब हम थर्मल इफेक्ट्स लेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव होगा। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो वहाँ पे जो भी नॉक्शियस सब्सटेंसेस वगैरह हैं जो हमारा पेन काज कर रही थी, ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल वगैरह इकट्ठा हुआ था तो वो सारा वॉश आउट हो जाएगा और इसकी वजह से हमारा जो पेन है वो रिलीफ हो जाएगा। इसके अलावा पेन गेट मैकेनिज्म के थ्रू भी कम होता है कि खुद बाहर से हम बेशक कोई चीज़ भी अप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन हमारा जो अंदर हमारी जो बॉडी है वो खुद भी पेन को कम करने के लिए जो है वो मीडिएटर्स वगैरह रिलीज़ करती है। और इसके अलावा जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल रिस्ट की एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी जो रिस्ट है उसकी रेंज ऑफ मोशन जो है वो कम है, ठीक है, रिस्ट की। अब इसकी कोई भी वजह हो सकती है कि जो रिस्ट है उसके ऊपर हमारे पास क्या हुई है, रिस्ट की स्टिफनेस हुई है, ठीक है, रिस्ट ज्वाइंट की, और वो जो है वो मूव नहीं कर रहा, उसमें स्टिफनेस हुई है। और जो उसके बाद
जो हमारे मसल्स हैं रिस्ट के पीछे फोर आर्म के, उनमें क्या हुई है, टेंडरनेस हुई हुई है, वो सख्त हुए हुए हैं। तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, जो हमारी रिस्ट वाला एरिया है उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे अल्ट्रासाउंड को कॉन्टीन्यूस मोड के ऊपर, क्योंकि जो है वो स्टिफनेस हुई हुई है और हमें जो है वो थर्मल इफेक्ट्स चाहिए, इस वजह से हम उसके ऊपर कॉन्टीन्यूस मोड के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। क्योंकि जो स्टिफ क्यों हुआ है कि वहाँ पे जो है वेस्ट वगैरह उसकी एकोमुलेशन हुई हुई है जिसने उसको स्टिफ कर दिया हुआ है और जॉइंट जो है वो मूव नहीं कर रहा। तो इसकी वजह से हमने क्या किया, कॉन्टीन्यूस मोड जो है उसको अप्लाई करेंगे, तो जो पेन वगैरह है वो हमारे पास कम हो जाएगा और जो स्टिफनेस है वो कम हो जाएगी और हमारे पास उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसका जो मसल है जिसमें टेंडरनेस हुई हुई है, उससे जो पहले मसल्स वगैरह हैं, ठीक है, फोर आर्म के, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ड्रग जो है वो डाल के अप्लाई करेंगे कि जो भी हमारे पास ठीक है, उसमें ये क्या होगा, ये फोनोफ्रेसिस का प्रोसेस होगा जिसमें हम जेल के साथ ड्रग मिक्स करके और उसके ऊपर जो है वो अल्ट्रासाउंड को अप्लाई करेंगे और ये क्या करेगा, हमारा जो पेन है उसको रिलीव करेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर जो है, फ्रैक्चर में हम ये यूज़ नहीं करते अल्ट्रासाउंड, उसमें हम करते हैं लिपस। लिपस क्या है, लो इंटेंसिटी पल्स अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी जो होती है ना वो कम होती है क्योंकि फ्रैक्चर हीलिंग में हमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं चाहिए होती। और फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें या तो डिलेड फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर जो है वो हील ही नहीं हो रहा, या फिर नॉन यूनियन फ्रैक्चर है कि वो यूनाइट ही नहीं हो रहा, ठीक है। अब उसकी कोई भी कंडीशन हो सकती है। अब अगर वो नहीं हो रहा, आपने क्या करना है, आपने इसको जो है लिपस को अप्लाई करना है उसके ऊपर और 20 मिनट्स जो है उसको अप्लाई करके रखना है और उस जगह पर जहाँ पे आपको इफेक्ट चाहिए, जहाँ पे फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर की हीलिंग करानी है, वहाँ उसी जगह के ऊपर रखना है। जिस तरह हम दूसरा अल्ट्रासाउंड क्या करते हैं, मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, इसको हमने मूव नहीं करना है, इसको हमने स्टिल रखना है। जैसे वो नॉन स्टेबल कैविटेशन वाला प्रोसेस था ना हमने पढ़ा, उसी तरह बिल्कुल जो है आपने एक जगह पे स्टेबल रखना है। उसमें तो वो एडवर्स इफेक्ट्स काज करते हैं, लेकिन इसमें ये जो है ये हमारे पास फ्रैक्चर हीलिंग में यही चीज़ फ़ायदा देगी। तो आपने क्या करना है, एक जगह पे स्टिल रखने हैं। फ्रीक्वेंसी जो है वो आप 1 से 5 मेगाहर्ट्ज तक यूज़ कर सकते हैं और इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास होगी 0.03 वॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। और है जो है वो मैंने आपको बता दिया कि वो स्टेशनरी रहेगा। इसके अलावा जो दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है वो जो है स्ट्रेस फ्रैक्चर्स को डायग्नोज करने के लिए यूज़ होता है। अब वो किस तरह डायग्नोज होते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर्स के, जिस जगह पे फ्रैक्चर हुआ है जब हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा शार्प पेन होगा और पता चल जाएगा यहाँ पे अगर उतनी ही डोज में हम अल्ट्रासाउंड को किसी दूसरी जगह पे अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हमें पेन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, जब हमें पेन हो रहा है और वो भी बहुत ही शार्प किस्म का, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, स्ट्रेस फ्रैक्चर, ओके। उसके बाद जो है कि हमारे पास वुंड हीलिंग में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल वेरिकोज अल्सर्स है, प्रेशर अल्सर्स हैं, या फिर हमारे पास क्या है कोई भी सर्जिकल इंसिजन्स हैं, तो उनमें जो है वो हमारे पास हेल्प आउट करता है। अब लेकिन ये है कि ये जो हमारे पास प्रेशर सोर्स है, अल्सर्स वगैरह हैं, उसमें इतना कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हमने नहीं देखा गया, लिए भी आप इसको कम करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने जो है ना इसको पल्स मोड में यूज़ करना है। पल्स मोड वही 20% वाला फॉर्मूला के 20% जो है वो पल्स जाएगी और बाकी 80% जो है वो ऑफ रहेगी, नॉन थर्मल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। और इसमें ये हम कर क्यों रहे हैं, इससे क्या होगा कि जो मैक्रोफेजेस हैं वो क्या करेंगी, वो परमेबिलिटी को मेम्ब्रेन की इंक्रीज़ करेंगी, ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिलीज़ होंगे। और इसके अलावा जो है वो क्या करेंगे, मैक्रोफेजेस क्या करेंगी, जो भी यहाँ पे डेब्रिस इकट्ठा हुआ है उस सारे डेब्रिस को जो है वो ले जाएंगी। और इसके अलावा जो फिब्रोब्लास्ट है उनकी उसको जो है वो ज़्यादा उनकी एक्टिविटी जो है वो इन्हेंस करेगी और वो फिब्रोब्लास्ट क्या करेंगे, वहाँ पे इन्वेड होंगे और रिपेयर का जो प्रोसेस है ना वो इन्हेंस होगा। तो इस तरह से ये जो है वो वुंड हीलिंग भी कराती है। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थेरापेटिक यूज़ में प्लेसिबो इफेक्ट्स। ये बहुत मज़े की एक सिचुएशन होती है कि इसमें पेशेंट जो है उसको कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा है। अगर हम थेरापेटिकली देखें या अपने नॉलेज के हिसाब से अपनी फील्ड में देखें तो उसमें जो है पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता, लेकिन उसका जो है ना एक दिमाग बन जाता है, उसकी एक साइकी बन जाती है कि मुझे ये चीज़ फ़ायदा देती है। तो पेशेंट जो होता है बहुत सारे आधा दर्द जो है, अगर आप सिर्फ एक चीज़ का माइंड बना लेना तो आधी चीज़ें जो हैं वो आप उसको परसीव कर लेते हैं कि या तो मैं बहुत बीमार हूँ, ये भी परसीव कर सकते हैं, या फिर जो है वो मैं इस चीज़ से सही होता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जो है ना वो भी देखने को मिलते हैं कि पेशेंट को अल्ट्रासाउंड से कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा होता,
लेकिन बस उसकी एक जो है वो साइकोलॉजिकल उसका कंसेप्ट बन जाता है कि भाई मुझे इससे फ़ायदा होता है। इस तरह के पेशेंट्स भी आपको क्लिनिक में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इस डिस्कस कर लेते हैं डेंजर्स। डेंजर्स में क्या है, बर्न काज हो सकता है। आप जब कंटिन्यूस मोड पे लगा के उसको एक ही जगह स्टिल करके रखेंगे तो क्या होगा, तो जाहिर बात है बर्न काज होगा। कंटिन्यूस स्टिमुलेशन आ रही है, वो क्या करेंगी, बर्न काज करा ही देंगी। तो आपने कभी भी जो है उसको हेड को बिल्कुल ही एक जगह पे स्टिल नहीं रखना, और ना ही कभी आपने बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर लगाना है। ये बात भी हम पहले काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आ जाता है कि कैविटेशन। कैविटेशन का अनस्टेबल कैविटेशन जो होती है वो हमें डेंजरस होती है। ये भी हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है अनस्टेबल कैविटेशन में। क्या होता है कि एनर्जी जो होती है ना, वो बबल था जो मैंने डायग्राम भी बनाई थी, उसमें एनर्जी क्या होती है कि जब आप दे रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो हाई हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि वो बबल जो होता है ना वो बस्ट हो जाता है, और टेम्परेचर और प्रेशर जो है ये का ज़्यादा हो जाता है, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और वहाँ से जो आयंस होते हैं वो जो है वो लीक आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इससे डेंजरस इफेक्ट्स कॉज होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। अच्छा, उसके बाद ओवरडोज। एक्सेसिव चीज़ हर कोई भी हो डेंजरस होती है, तो आप कभी भी इसको जो है वो ओवरडोज नहीं करेंगे। उससे जो होते हैं उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादा मज़ीद जो है वो एग्जैजरेट कर सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। तो कभी भी आपने इसको जो है वो बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना और कॉन्टीन्यूसली अप्लाई नहीं करके रखना। उसके बाद रहता है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में हम क्या देखेंगे कि फॉर एग्जांपल जब आपने अल्ट्रासाउंड को जो है वो ऐसे ही हवा में लेके नहीं फिरना। जब आपने उसको अप्लाई कर लिया है, ठीक है, एयर में नहीं रखना। जब अप्लाई करेंगे अपनी स्किन के ऊपर रख देंगे तब आपने उसको ऑन करना है। ऐसे उसका जो हेड है उसका कांटेक्ट कभी भी एयर से नहीं होना चाहिए जब वो ऑन हो। वैसे हो सकता है लेकिन जब वो ऑन हो तब एयर में उसका कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है कि जब एयर बबल से हमारी जो अल्ट्रासाउंड की वेव होती है वो स्ट्राइक करती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और उसका जो हेड है उसके अंदर चली जाती है, और उसमें क्या होता है, हमें पता है कि वहाँ पे क्रिस्टल प्रेजेंट होता है और जाके क्रिस्टल को डैमेज कर सकती है, और हमारा जो अल्ट्रासाउंड का हेड है वो डैमेज हो सकता है और हमारी मशीन ख़राब हो सकती है। तो इसकी वजह से आपने जो है वो कभी भी उसको हवा में नहीं छोड़ना। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस के कब आपने अल्ट्रासाउंड थेरेपी जो है वो यूज़ नहीं करनी, किन कंडीशंस में। सबसे पहले आ जाती है वेस्कुलर कंडीशन की। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, थ्रोम्बोफेलिबाइटिस से कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, थ्रोम्बस बना हो जाता है, और जो वेन होती है, वेसल वाल, वेन की जो वॉल होती है, ठीक है, उसमें इन्फ्लेमेशन हुई हुई होती है। अगर आप इस कंडीशन में अप्लाई कर देंगे तो माशाल्लाह जो पहले थ्रोम्बस बना हुआ था, जब आपने उसको वेव्स अप्लाई कर दी, ठीक है, हीट अप्लाई कर दी उसके ऊपर, और वो क्या करेगा, वो फिर एम्बोलस बन के आराम से घूमेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन कंडीशंस में यूज़ नहीं करना। उसके बाद सेप्सिस की कंडीशन आ जाती है, इन्फेक्शन हुआ होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, कई दफ़ा सेप्टिक आर्थराइटिस भी हुआ होता है कि अगर इन्फेक्शन हुआ हुआ और आपने जो है उसका हेड जो है उसके अप्लाई कर दिया और उसको जो है बाद में साफ़ नहीं किया और दूसरे पेशेंट पे अप्लाई कर दिया, तो वो जो इन्फेक्शन है वो एक इंसान से फिर दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपने हर्पस जोस्टर की कंडीशन होती है, उसमें भी अक्सर ऐसा हो जाता है। तो आपने कभी भी जो है उसको ऐसे अप्लाई नहीं करना, हमेशा स्टेरिलाइजेशन जो है उसका प्रॉपर ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाती है रेडियोथेरेपी। फॉर एग्जांपल कैंसर का पेशेंट है, वो जो है वो रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी वगैरह ले रहा है, तो उसमें आपने अप्लाई नहीं करना कैंसर के पेशेंट में। कैंसर के पेशेंट में क्या है कि सेल्स की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो रही होती है, डिवीजन्स हो रही होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और आपने अगर आप उसके ऊपर अप्लाई कर दिया तो ये सारी कंडीशन हम क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन कराते हैं, सेल्स की प्रोलिफरेशन करा रहे होते हैं, ये सब कुछ ही करा रहे होते हैं ना। जब हम अल्ट्रासाउंड वेव्स या कोई भी हीट थेरेपी अप्लाई करते हैं, यूवीआर हो गया, आईआर हो गया, तो वो क्या करेंगे, वो जो हमारे पास मेटास्टेसिस काज करा देगा। तो इस वजह से आपने कभी भी इसको कैंसर की कंडीशन जो है उसमें अप्लाई नहीं करना। उसके बाद आती है कार्डियक डिजीज़। कार्डियक डिजीज़ में फॉर एग्जांपल क्या है कि हमारे पास कार्डियक पेस मेकर लगा हुआ है। अब पेस मेकर क्या है कि जब आप कार्डियक कंडीशन में हार्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे ना, तो उसकी जो पेस मेकर की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको जाके इंटरफेयर कर सकती हैं हमारी जो ये वाली अल्ट्रासाउंड की वेव्स होंगी। तो कभी भी आपने जो है इसको इस कंडीशन में अप्लाई नहीं करना। नेक्स्ट आ जाता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में आपने कभी भी यूट्रस के ऊपर या फिर एब्डोमेन के ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं करना, इससे जो है वो फीटस को नुकसान पहुँच सकता है वेव्स के थ्रू। उसके बाद आती है सीएनएस की कोई भी कंडीशन है कि फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट जो है उसको कोई भी सीएनएस का प्रॉब्लम है, फॉर अगर वो एपिलिप्सी है, उसकी इसमें क्या है कि उसकी पहले से ही जो ब्रेन की एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, वो ज़्यादा है, और आपने ऊपर से उसके ऊपर मजीद जो है वो वेव्स अप्लाई करनी है, तो उसको वो उसके लिए क्या होती है, डेंजरस हो सकती हैं। उसके अलावा स्पेशलाइज्ड इशू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आई है, आई कि हमारा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है,
तो इसमें बहुत सारी इसकी कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा ग्रेनेड्स हैं, तो आपने इन स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ के ऊपर भी कभी भी अप्लाई नहीं करना। आई का कॉर्नियल रेटिनल डैमेज, कैटरैक्ट, ये सारा कुछ कॉज करा सकती हैं, तो आपने इन कंडीशंस में यूज़ नहीं करना। उसके बाद आता है मेटल इम्प्लांट। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास क्या है कि मेटल इम्प्लांट हुआ है, फ्रैक्चर था, मेटल जो है वो लगा हुआ है, तो उसके जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो उसकी क्या होगी, जो मेटल इम्प्लांट हुआ था उसकी क्या हो जाएगी, ओवर हीटिंग हो जाएगी। और उसकी ओवर हीटिंग होने की वजह से जो हमारे पास इर्द गिर्द के यहाँ पे मेटल था, यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया, ये बहुत ज़्यादा हीट कर दिया, और इर्द गिर्द के जो टिश्यू होंगे, ये मेटल के इर्द गिर्द के जो सारे टिश्यूज़ होंगे वो डैमेज हो जाएंगे। तो इसकी वजह से आपने कभी भी मेटल इम्प्लांट वाले पेशेंट में अल्ट्रासाउंड थेरेपी नहीं देनी। आपने पहले ही पेशेंट को पूछ लेना है, ये सारी जो उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस है ना, ये सब आपने पहले ही पूछ लेनी है जब भी आपके पास पेशेंट आएगा। इसके अलावा कोई भी एनेस्थेटिक एरिया, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को कोई सेंसेशन ही नहीं आ रही, उसका जो सेंसेशन ही नहीं है, उसका सेंसरी लॉस हुआ हुआ, या वैसे उसकी कोई जेल लगी हुई है, ठीक है, तो आपने कभी भी उस पेशेंट को नहीं लगानी, क्योंकि उनमें फिर बर्न के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो जब भी कोई पेशेंट आएगा आपने जो है उससे ज़रूर पूछ लेना है कि उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कैंसर, हार्ट डिजीज़, प्रेगनेंसी, या कोई भी सीएनएस रिलेटेड इशू, मेटल इम्प्लांट्स। तो आपने ये सारी जो चीज़ें हैं ये पहले ही पेशेंट से कंफर्म कर लेनी है, ताकि उसकी कोई भी कंडीशन जो है वो वर्स ना हो। आई होप सो आपको जो आज का लेक्चर है वो भी समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई बात समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।